In NCERT, almost all the chapters title are justified with the story that is given in the chapter. Very few titles are there that are not matching with the content that is given inside the text part. Same as in this manner, we are going to lead towards a chapter that is the enemy from your supplementary book Vistas, written by Pearl S. Buck. So this title is justified according to the story or not, we'll see, and definitely we'll have the different opinion about it. But let's first go through the chapter and then only we can decide that yes, the enemy is the right justification of the title for this chapter or not. This chapter is a little elaborated, थोड़ा सा बड़ा है, but the story is okay, like बहुत ज़्यादा हार्ड वोकैबलरी नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट्स या कैरेक्टर मिंगुलेशन नहीं है इसमें. तो हम लोग ये लाइन बाय लाइन, ऑब्वियसली लाइन बाय लाइन आई विल go through the chapter, but yes, we are going to have a little elaborated part of the content in this chapter. चलो start करते हैं. Let's see the first information about the writer, that is Pearl Sidney Stryker Buck. This was the complete name of the writer. Okay, fine. So, Pearl Sidney Stryker Buck was an American writer and novelist. She is best known for The Good Earth as best-selling novel in the United States in 1931 and 32 and won a पुलित्जर प्राइज इन 1932. तो यहाँ पे इनके फेमस जो वर्क था द गुड अर्थ, इसके बारे में बताया गया है, जो 30s में आया था. ठीक है, तो 30s 40s की बहुत फेमस नॉवलिस्ट थी ये. इनकी इस नॉवल को मिला था और क्या पुलित्जर प्राइज इन्होंने जीता था 1932 में. ठीक है, तो इन्हीं का लिखा हुआ एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द एनिमी. तो चलो स्टार्ट करते हैं. First, before you read, it is the time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore in the dying state and is found at the doorstep of the Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? So this is the time. यहाँ पे किस चीज़ का टाइम बताया गया है? वर्ल्ड वॉर का टाइम बताया गया है, जबकि यहाँ पे अमेरिका एंड जापान ये दोनों के बीच में वॉर हो रहा था और इसी वॉर के जो इफेक्ट है उसका एक कॉन्सिक्वेंस या कि रिजल्ट दिखाया गया है वह प्रिजनर ऑफ द वॉर के फॉर्म में, जो हमारे इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है. ठीक है, तो उस मेन कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि जो अमेरिकन, और वो कौन है, किस नेशनैलिटी का है, अमेरिकन है, वो है प्रिजनर ऑफ वॉर. Prisoner of war means when the war was going on, then Japan has captured number of the people, number of the soldiers from America and kept under its own vigilance. तो वहाँ से कुछ जो सोल्जर्स थे, जो कैप्चर्ड लोग थे, सोल्जर्स थे और कुछ लोग थे, वो वहाँ से भाग गए. ठीक है, तो ये भी उनमें से एक था. वन ऑफ द सोल्जर्स स्नीक्ड अवे फ्रॉम द कन्फाइंड एरिया और द फ्रॉम द ट्रैप और फ्रॉम द जेल. ठीक है, जहाँ पे भी उनको रखा गया था वहाँ से ये भाग जाता है, इसलिए इसको प्रिजनर ऑफ द वॉर कहा जाता है. मतलब अमेरिकन जो एक सोल्जर था वो जापानीज की कैद से भाग जाता है और वो कहाँ आता है, वो पाया जाता है अशोर. अशोर इज कॉल्ड बीच. ठीक है, बीच एरिया में या कोस्ट एरिया में पाया जाता है. ठीक है, जो भी कोस्टल एरिया है वहाँ का, जापान का, वहाँ पे डाइंग स्टेज. वो कैसा था, एकदम डाइंग स्टेज में था. ही वॉज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उसकी. और वो किसको मिलता है, एक जापानीज डॉक्टर को मिलता है. ठीक है, मतलब वो भागते हुए कहाँ आ जाता है, अपनी कंट्री से काफ़ी आगे आ जाता है और वो जापान कि आप बोल सकते हो लिमिट के अंदर, मतलब जापान में ही चला जाता है और वो वहाँ पर जापानीज डॉक्टर जो है वो उसको एक देख लेते हैं. अब हमको इस स्टोरी में क्या देखना है कि ये जो जापानी डॉक्टर थे ये उसको एज अ डॉक्टर वो बचाते हैं या उसको आर्मी एज अ पैट्रियट दे देते हैं. यहाँ पे पैट्रियट किसके लिए आया है, पैट्रियट और डॉक्टर दोनों ही किसके लिए आया है, ये जो मेन कैरेक्टर है जो डॉक्टर है, बाय प्रोफेशन ही इज डॉक्टर एंड ही इज पैट्रियट एज वेल. तो अगर जापान में, जापान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा है, तो अगर अमेरिका का कोई भी सोल्जर जापान में कहीं भी किसी को भी मिलेगा तो एज एन एनिमी उसको असेस किया जाएगा ना. तो यहाँ पे बस यही बताया गया है कि जब उनको अपना एक एनिमी मिल गया है, एनिमी इन सेंस ऑफ क्योंकि वो अमेरिका से बिलोंग करता था, जो डॉक्टर थे वो उसको कैसे भी नहीं जानते थे और जो सोल्जर था वो भी उनसे बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं था. दोनों ही एक दूसरे के लिए स्ट्रेंज थे, बट फिर भी
अगर उसको देखा जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्री एज अ पैट्रियट, तो वो उनका एनिमी रिगार्ड होता है, ठीक है। तो यही हम पढ़ेंगे कि डॉक्टर ने क्या किया, उन्होंने अपना प्रोफेशनल जो ओथ था उसको फुलफिल किया, या एज अ पैट्रियट उन्होंने उसको आर्मी के हवाले कर दिया, क्योंकि वो उनका एनिमी था। तो यही हम आज देखेंगे। These are the starting lines. Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. The low square stone house was set up on the rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर हमारा कौन से आते हैं? दो मेन कैरेक्टर है। फर्स्ट है हमारे डॉक्टर सदाओ, और इनका पूरा नाम है डॉक्टर सदाओ होकी, ठीक है। आगे हम बस ये शॉर्ट नेम देखेंगे इनका, डॉक्टर सदाओ, पूरी ही चैप्टर में। तो इनका जो घर था वो कहाँ पे बना हुआ था? वो एक जापानीज कोस्टल एरिया पे बना हुआ था, जहाँ से वो छोटे बहुत छोटे थे तब से वो खेला करते थे। मतलब अब द बॉय, द लिटिल बॉय हु वाज देयर इन हिज हाउस एंड यू यूज्ड टू प्ले नियर द कोस्टल एरिया, नियर द हाउस दैट वाज नियर बाय द हाउस ऑफ दैट बॉय, अब वो डॉक्टर बन चुके हैं। यानी कि ये बता सकते हैं कि जो डॉक्टर सदाओ होकी हैं वो अपने बचपन से उसी घर में ही रह रहे थे जो कोस्टल एरिया के पास था, जो लो स्क्वायर स्टोन पर बना हुआ था। स्क्वायर स्टोन आप बोल सकते हो एक पीस, ठीक है, इस तरह का एक पीस स्क्वायर शेप का, उसके ऊपर उनका घर कंस्ट्रक्ट था। कहाँ पर? अपॉन द रॉक्स अबव द नैरो बीच दैट वाज आउटलाइन बाय द बेंट पाइन्स। यानी कि वो कहाँ था? रॉक के ऊपर बना हुआ था, जो बीच थोड़ा सा नैरो बीच का, नैरो बीच मतलब उनके घर के सामने ही वहाँ पे क्या बीच था, और उसके पास में ही आउटलाइन, मतलब पूरा जो घर था वो सराउंडेड था, आउटलाइन था। पूरा घर किससे सराउंडेड था? पूरा घर सराउंडेड था बेंट पाइन्स से। पाइन्स जो ट्री होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो बीचेस पे होते हैं, ठीक है, ये जो पाइन के ट्री होते हैं, पूरे घर के चारों तरफ वो पाइन ट्री लगे हुए थे, वो उनसे एक तरह से आउटलाइन बनी हुई थी। स्क्वायर शेप में ही पाइन के ट्रीज, लंबे लंबे पाइन के ट्रीज लगे हुए थे जो झुके हुए थे। As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on the bare feet as he had seen men do in the South Seas when they climbed for the coconuts. तो जब सदाओ बहुत छोटा सा बच्चा था तब वो क्या करता था? उसने देखा जैसे कि साउथ में मैन हमारे उसमें भी है, ये इंडिया में भी होते हैं, जितने भी साउथ सदर्न पार्ट होते हैं वहाँ पे जिस तरह से लोग ऊपर चढ़कर नारियल तोड़ते हैं, सेम ऐसे ही सदाओ ने भी बहुत सारे लोगों को देखा वहाँ पे कि कैसे दे आर क्लाइंबिंग ऑन द ट्रीज, और वो नारियल तोड़ते हैं, वो भी सीख गए, ठीक है। तो वो जाते थे बेयर फीट, अनकवर्ड फील्ड में जाते थे, और जिस तरह से उन्होंने देखा था कि और लोग कैसे कोकोनट ट्रीज तोड़ते हैं, वैसे ही वो भी चढ़कर कोकोनट ट्रीज तोड़ते थे। तो ये इंट्रोडक्शन है जहाँ पे सदाओ का घर का इंट्रोडक्शन दिया गया है, जहाँ पर वो अपने बचपन से रह रहे हैं। Now, his father had taken him often the islands of those seas and never had failed to say a little brave boy at his side, those islands yonder, they are the stepping stone to the future for Japan. नाउ अब यहाँ पर जब उनके फादर थे, अब यहाँ पे दूसरे आते हैं कैरेक्टर, हिज फादर, यानी किसके फादर? डॉक्टर सदाओ के फादर। उनके बारे में बताया गया है कि वो हमेशा उनको अपने साथ लेकर जाते थे, आइलैंड पर लेकर जाते थे जो भी होते थे, और फिर वो क्या बताते थे? दोज आइलैंड यॉन्डर। नाउ यॉन्डर इज कॉल्ड व्हेन यू आर पॉइंटिंग आउट समथिंग, बहुत दूर से दिखाते, देखो वो चीज़, इस तरह से दिखाते हैं ना, तो बहुत दूर से वो दिखाते थे कि देखो जो ये आइलैंड्स हैं, अपने घर से वो जितने भी वहाँ पे आइलैंड फैले हुए थे पूरे सीम एरिया में, वो सब दिखाते थे, उनको दिखाते थे। और वो क्या कहते थे? छोटे से लिटिल ब्रेव बॉय डॉक्टर सदाओ के लिए आया है, वो उनसे कहते थे कि देखो वो जितने भी आइलैंड हैं वो क्या है? वो स्टेपिंग स्टोन है जापान के फ्यूचर के लिए। नाउ स्टेपिंग स्टोन इज कॉल्ड व्हेन यू आर नॉट हैविंग द लैंड पार्ट प्रॉपर्ली, लाइक अगर हम इस तरह से बोलें, अगर वाटर एरिया है या कोई भी एरिया है जहाँ पर पूरा लैंड एरिया नहीं है टू स्टेप प्रॉपर्ली, आपको चलने के लिए, तो अगर ये स्टोन्स होंगे यहाँ पे, एक स्टोन से दूसरे स्टोन पे, तीसरे स्टोन पे, यू कैन गो टू योर मीन्स डिजायर्ड एम, ठीक है, जहाँ पे भी आपको जाना है डेस्टिनेशन पे आप पहुँच जाओगे। तो स्टेपिंग स्टोन, एक तरह से इसको इनडायरेक्ट मीनिंग निकाला जाए तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वन बाय वन दीज आर शोइंग द प्रोग्रेस ऑफ जापान। आइलैंड अगर वहाँ पर होंगे तो इट्स वेरी नेचुरल कि आइलैंड होने का मतलब है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा, ठीक है, वहाँ पे लोगों का आना जाना होगा। अगर बहुत डिस्टेंट एरिया तक पानी ही पानी होगा तो इस तरह के
जो एरिया होगा वहाँ पे द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट विल बी वेरी लो, isn't it? So stepping stone island if is there, island is meant to fill with the vegetation, okay, something is there from the vast area of the water bodies that you can stay on there for some time, you can take rest, you can have something to eat and rest, बिकॉज हम लोग पानी में बहुत ज़्यादा समय तक अगर नहीं रह सकते, हमको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ इस तरह की वेजिटेशन, ज़मीन जहाँ पर हम थोड़ा सा रुक सकें। तो लंबे लंबे जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं या कोई भी एक्सपोर्ट का रूट हुआ, इस तरह की जो प्रोग्रेस है, ठीक है, इन द मीन्स ऑफ वी कैन से ना द कमर्शियल या प्रोफेशनल पर्पज़ में अगर हम बोल सकते हैं, तो अगर वहाँ पे आइलैंड होंगे तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी वन वॉन्ट टू डू द ट्रेड ओवर देयर, ठीक है, और इसके ये काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है। तो वो यही बोलते थे कि ये जो आइलैंड हैं जो पूरे सी में जगह जगह पे बिखरे हुए हैं, ये हमारे फ्यूचर है जापान का। Now, where shall we step from them? Sadao had asked seriously. Who knows? His father had answered, who can limit a future? It depends on what we make it. अब वो छोटे से बच्चे थे, जब वो पूछते थे कहाँ जाएंगे, हम इन स्टेपिंग स्टोन से कहाँ जाएंगे, अगर हम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, ये किस तरह के हमारे फ्यूचर में बेनिफिशियल है। तो वो कहते थे किसको पता है, उनके फादर ने आंसर किया, क्योंकि आप फ्यूचर को लिमिटेड नहीं कर सकते, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम अपने फ्यूचर को कितना एडवांस, कितना प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है। ऐसे हम नहीं बता सकते कि हाँ भाई इसका इतना फ्यूचर होगा, ये यहाँ पर बस इतने ही बेनिफिशियल होंगे। Sadao had taken into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but also spent infinite pains upon him, who was his only son. Sadao knew that his education was his father's chief concern. For this reason, he had been sent to 22 to America to learn all that could be learned for surgery and medicine. अब सदाओ ने ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से उनके दिमाग में थी कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करते थे जो उनके फादर, जिसमें उनकी फादर की मर्जी ना हो, या जो उनके फादर बोलते थे वो सदाओ को मानना ही मानना होता था। वो कभी भी उनको डिसओबे नहीं करते थे। जो उनके फादर थे थोड़े से सीरियस, थोड़े से ग्रिम पर्सनालिटी के थे, वो कभी भी जोक या फनी मैनर नहीं करते थे। कभी बहुत ज़्यादा जैसे खेल में या प्लेइंग मैनर में जो फादर और सन करते हैं वैसे वो कभी नहीं करते थे। लेकिन हाँ, यहाँ पे बताया है कि इन्फिनिट टाइम, इन्फिनिट पेन्स, पेन्स मतलब बहुत ज़्यादा दुख, ट्रबल्स, डिफ़िकल्टीज, उन्होंने बहुत ज़्यादा, इन्फिनिट इज कॉल्ड नंबरलेस, बहुत ज़्यादा पेन उन्होंने सहे थे। क्यों? क्योंकि वो उनका इकलौता लड़का था। तो हमने देखा यहाँ पे सदाओ के घर में वो अपने फादर के साथ रहता है, नोबडी एल्स इज देयर, वहाँ पे कोई भी नहीं है। सदाओ को पता था, ये चीज़ उनको पता थी कि उनके फादर का जो चीफ कंसर्न है, चीफ कंसर्न इज कॉल्ड, जो उनका मेन पर्पस है, जो मेन एम है, वो सदाओ की एजुकेशन है। उनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है सिर्फ वही सदाओ को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, एजुकेटेड और गुड ह्यूमन बीइंग बना सकती है। तो उनका मेन एम क्या था कि सदाओ को बहुत अच्छी एजुकेशन देना, और वो उसी तरफ अपना पूरा ध्यान लगाते थे। यही कारण था कि जब सदाओ 22 ईयर्स के थे, ये याद रखेंगे, he was of 22 years of age when he had gone to America. वो अमेरिका चले गए थे किसके लिए? सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए। उनके जो फादर थे वो चाहते थे कि सदाओ बड़ा होकर डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, और उसी की पढ़ाई के लिए उन्होंने उसको 22 की एज में कहाँ भेज दिया? अमेरिका भेज दिया, ऑल अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, टू स्टडी दिस सर्जरी एंड मेडिसिन। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो उनके फादर थे उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। स्टार्टिंग से ही उन्होंने सदाओ में बहुत अच्छे वी कैन से ना नरिशमेंट, कंसीडर्ड नरिशमेंट डाला था, जो कि सदाओ सिर्फ 22 की एज में ही वो चले गए थे पढ़ाई करने। He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao become a famous not only as a surgeon but as a scientist, because he was perfecting a discovery which would render the wounds entirely clean. Now, he had not been sent abroad with the troops. Also, he knew there was some slight danger that the old journal might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. And for this possibility, Sadao was being kept in Japan. अब सदाओ कितने साल के थे? 30 ईयर्स के थे जब वो वापस आए, यानी कि 8 साल वो अमेरिका में रहे, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की, और जब वो वापस आए तब उनके फादर जिंदा थे, और उन्होंने अपने मरने से पहले सदाओ को एक सक्सेसफुल सर्जन और साइंटिस्ट के रूप में देख लिया था। यानी कि अब सदाओ के फादर की डेथ हो चुकी है बट
मरने से पहले उन्होंने सदाओ थे उनके डेथ से पहले ही वापस आ गए थे, एंड ही विटनेस्ड हिज सन एज अ सक्सेसफुल सर्जन एंड साइंटिस्ट। अब डॉक्टर तो ठीक है कि वो मेडिसिन की पढ़ाई करने गए थे, बट साइंटिस्ट किस फॉर्म में कि वो एक रिसर्च कर रहे थे, एक डिस्कवरी कर रहे थे जो किससे रिलेटेड थी, जो वूंड होते हैं, जितने भी वूंड होते हैं, इंजरीज होती हैं, जो घाव होते हैं, उनको पूरी तरह से क्लीन करने में, ठीक है। रेंडर आप बोल सकते हो हेल्प और टू प्रोवाइड और टू एड, ठीक है। जितने भी इंजरीज होती हैं उनको काफ़ी टाइम लगता है, मतलब जब इंजरीज का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है उनको घाव को भरने में बहुत टाइम लगता है, तो वो उस पर डिस्कवरी कर रहे थे कि किस तरह से घाव को पूरी तरह से क्लीन किया जा सकता है, सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन विल बी नल, ओके, इन द फ्यूचर एज वेल एज एट द सेम टाइम। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि वो कहाँ पे थे डॉक्टर, वो आर्मी में डॉक्टर थे, ठीक है। उनका कहाँ पे पोस्टिंग हुआ था, आर्मी में डॉक्टर थे। तो जो भी ट्रूप्स थी, ट्रूप्स इज कॉल्ड, जब भी कहीं भी कोई भी इस तरह का पॉसिबिलिटी ऑफ बैटल दैट इज गोइंग टू बी फाइट ऑन एनी ऑफ द बॉर्डर, तो वहाँ से जो सोल्जर्स की टुकड़ी जाती है, कुछ सोल्जर्स जाते हैं, जितने भी लोग वहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ डॉक्टर्स भी जाते हैं, कुछ हेल्पिंग स्टाफ भी जाता है, मेस के लोग भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो वहाँ पर कभी भी सदाओ को, डॉक्टर सदाओ को कभी भी ट्रूप के साथ नहीं भेजा जाता था। उसका एक रीज़न तो यही था कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि भाई ये जो डिस्कवरी कर रहे हैं टू रेंडर द वूंड्स एंटायरली क्लीन, वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर वो जाएंगे आएंगे बार बार इस तरह से तो उनकी डिस्कवरी में इस तरह का हॉल्ट्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो ये हॉल्ट नहीं आना चाहिए, डिस्कवरी कंप्लीट होनी चाहिए। और एक दूसरा रीज़न था, थोड़ा सा डेंजर था, थोड़ा सा खतरा था, क्योंकि जो वहाँ के आर्मी के जनरल थे, जो जर्नल थे, वो बीमार रहते थे और उनको कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती थी, जिनका जो ट्रीटमेंट था वो अंडर द वी कैन से अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर सदाओ ही चल रहा था। तो इस पॉसिबिलिटी की वजह से भी उनको कभी भी जापान से बाहर नहीं भेजा जाता था, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे दो रीजंस थे जिससे कि वो कभी भी बाहर नहीं जाते थे, जापान से बाहर कभी भी नहीं जाए। बीइंग अ ट्रूप डॉक्टर, ठीक है, बीइंग एन आर्मी डॉक्टर, even then he was not sent any time out of Japan. Why? Because first reason was he was busy in doing the discovery and government want that discovery to be completed. And second reason was there was an old journal in the army whose treatment was going on under the supervision of Dr. Sadao, and that's why anytime he could be in the emergency to do an operation, and that's why Dr. Sadao told to be stay there, ठीक है। तो ये दो रीजन थे कि वो जापान में ही रहते थे, यानी कि अभी हमने देखा डॉक्टर सदाओ बाय प्रोफेशन आर्मी डॉक्टर है और वो एक साइंटिस्ट भी है। Clouds were rising from the ocean now, and unexpected warmth of the past few days had night drawn heavy fog from the cold waves. Sadao watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, writhing around the pines, and in a few minutes fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hana, his wife, would be waiting for him with the two children. अब ये जो शुरू में दिया था, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था विद द लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर्स। अब हमारा एक्चुअल में जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। दिस इज द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में बताया जा रहा है कि जो क्लाउड्स हैं, धीरे धीरे बादल उठ रहे हैं, कहाँ से, ओशन से। दिख रहा था कि हाँ भाई ये ओशन है, ये होराइजन है, और यहाँ पे धीरे धीरे काले काले बादल उठ रहे हैं, मतलब मौसम खराब हो रहा था। और एक होपफुल, अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो अनइंटेंशनल वार्मथ आप बोल सकते हो, मेमोरीज। तो पुराने दिनों की अचानक से याद आ जाती है। किसको आ जाती है? डॉक्टर सदाओ को याद आ जाती है। रात का समय है एंड बहुत ज़्यादा फोग हो रहा है। फोग इज कॉल्ड, बहुत ज़्यादा जो एनवायरनमेंट है मिस्टी हो रहा है, ब्लर हो रहा है, नथिंग इज विजिबल क्लियरली। यहाँ पर जो ओशन के पास है, ओशन के पास फोग भी है, काले काले बादल भी आ रहे हैं, और वहाँ से जो कोल्ड वेव्स हैं उनकी भी हवा आ रही है, मतलब ठंडी हवा भी आ रही है। तो इस तरह का मौसम बताया गया है कि अभी प्रेजेंट में किस तरह का मौसम है। सदाओ खड़े हुए हैं वहाँ पर, वॉच्ड इज कॉल्ड, वो देख रहे हैं, लुक कर रहे हैं। किसको? मिस्ट, जो वहाँ पे आगे फॉग है उसको देख रहे हैं, जो क्या कर रहा है, जो आउटलाइंस हैं
जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनकी जो आउटलाइन है वो थोड़ी सी मिस्टी हो गई है, मिस्ट इज कॉल्ड फोगी हो गई हैं, अनक्लियर हो गई हैं, ठीक है। अगर दूर से आप देखोगे जब पूरे में मिस्ट 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 है तो कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई देगा, ये जो आउटलाइन है ये ब्लर जैसी दिखाई दे रही है। तो वही देखा है, बताया गया है कि सदाओ अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं बालकनी में और वो दूर देख रहे हैं जहाँ पे उनको काले बादल दिख रहे हैं, फोग दिख रहा है, जो आइलैंड है उनकी आउटलाइन कैसी हो गई है, ब्लर हो गई है बिकॉज ऑफ द फोग। नाउ यहां पर बताया गया है कि जब कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, अब कौन आ रहा है, देन कम, कौन आ रहा है, फोग आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे जो फोग है वो कहां पे आ जाता है, क्रीपिंग इज कॉल्ड ड्रैगिंग, धीरे धीरे रेंगते हुए कहाँ पे आ गया है, वो नीचे आ गया है, जो उनके घर हैं उसके नीचे आ गया है, और धीरे धीरे वेदरिंग अराउंड द पाइन्स, इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, सराउंडिंग अराउंड द पाइन्स, वेदरिंग इज कॉल्ड सराउंडेड या कलेक्टेड अराउंड द पाइन, जो पाइन के ट्रीज हैं घर के नीचे उनके पास भी बहुत सारा फोग आ गया है। एंड नाउ इन फ्यू मिनट्स फोग जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, पूरे घर को रैप कर लेगा, रैप्ड इज कॉल्ड कवर्ड कर लेगा। तो अभी जो बाहर उसने फोग देखा है बहुत दूर पे, तो पता चल रहा है कि वो जो फोग है वो पाइन ट्री के भी पास है, धीरे धीरे पूरा घर जो है उस फोग के अराउंड आ गया है। और अब डॉक्टर सदाओ को लगता है कि अब उनको अंदर जाना चाहिए, वो अंदर रूम में किसके पास जाएंगे, उनकी वाइफ है हाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक नया कैरेक्टर आता है हाना। इससे पहले हम देख चुके हैं जर्नल माइट, तो यहाँ पे अभी तक हम ये फोर्थ, दिस इज द फोर्थ कैरेक्टर दैट वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड विद डॉक्टर सदाओ, देन फादर, देन जनरल एंड देन हाना। हाना उसकी कौन है, हाना उसकी वाइफ है, और डॉक्टर सदाओ के 2 बच्चे भी हैं, ठीक है। तो इतने लोग हैं जो कैरेक्टर में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, और यहाँ पे ये स्टार्टिंग लाइंस हैं जो हम आगे देखते हैं कि डॉक्टर सदाओ अपने घर पर हैं, रात का समय है। But at this moment the door opened and she looked out, a dark blue woolen haori over her kimono. She came to him affectionately and put her arms through his as he stood, smiled and said nothing. He had met Hana in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure he was Japanese. His father would never have received her unless she had been pure in her race. अब थोड़े ही मोमेंट में, मतलब कुछ ही पलों में क्या होता है कि वो अंदर जाने वाला होता है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है एंड शी लुक्ड आउट, और वो बाहर आ जाती है। वो किसके लिए आया है यहाँ पर, हाना के लिए आया है, मतलब वो अंदर जाने वाले होते हैं उससे पहले ही हाना बाहर आ जाती है। उसने क्या पहना है, उसने पहना है डार्क ब्लू वुलन हाओरी, ठीक है। ये डार्क ब्लू वुलन हाओरी, ये हाओरी है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देती हूँ, दिस इज हाओरी, जो उसने पहना हुआ है, किसके ऊपर पहना हुआ है, किमोनो के ऊपर पहना हुआ है। अगर आपने देखा होगा तो ये जापानीज ड्रेस होती है, ठीक है, इस तरह की जो ओवर रैपिंग ड्रेस पहनी जाती है वो ये उसके लिए है, दिस इज किमोनो, दिस इज हाओरी। तो ये ड्रेस उसने पहनी हुई होती है, जो उसका हाओरी है वो डार्क ब्लू कलर का होता है, और उसने किमोनो पहना होता है, उसके ऊपर हाओरी पहना होता है। नाउ शी केम हिम अफेक्शनेटली आप बोल सकते हो विद लव, वो बहुत प्यार से डॉक्टर सदाओ के पास आती है जो बाहर खड़े होते हैं, एंड पुट हर आर्म थ्रू एज ही, और अपनी जो बाहें हैं वो सदाओ के चारों तरफ डाल देती है। अब यहाँ पर वो खड़ी रहती है, स्माइल करती है, लेकिन कुछ भी नहीं कहती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर से फ्लैश मोवरी दिखाया जाता है, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो हाना से कब मिला था। हाना को इंट्रोड्यूस करेंगे अब डॉक्टर सदाओ के बारे में थोड़ा सा बताने के बाद। हाना से वो कहाँ मिले थे, हाना से वो मिले थे अमेरिका में। अब यहाँ पे एक बहुत ऑथेंटिक चीज़ बताई गई है कि जो डॉक्टर सदाओ हैं उन्होंने वेट किया था टू फॉल इन लव विद हाना, मतलब हाना से उनको प्यार हुआ था, उसके बाद शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए वेट किया था। ये डेलिबरेटली आप बोल सकते हो दैट ही वाज डेलिबरेटली फॉल इन लव विद हर। व्हाई, बिकॉज जब तक उनको ये श्योर नहीं हो गया कि हाना कौन है, जापानीज है। इसका कारण क्या था कि जो उनके फादर थे उन्होंने कभी भी इस तरह की चीज़ वो रिसीव या एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि वो पूरी तरह से अपनी रेस में प्योर नहीं हो। ना रेस में प्योर से आप बोल सकते हो कि उन्होंने ये, मतलब हाना अगर जब तक वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक भी थी। ही वॉज अ पर्सन ना हु वॉज अ वेरी स्टिफ बिलीवर ऑफ द रिलीजन एंड दिस टाइप ऑफ थिंग। तो उनका मानना था कि जो डॉक्टर सदाओ की शादी एक जापानीज लड़की से ही होनी चाहिए। तो जब तक यहाँ पे डॉक्टर सदाओ को ये कंफर्म नहीं हो गया कि हाना एक जापानीज है, तब तक उन्होंने अपनी बात आगे नहीं बढ़ाई थी, और इसके लिए
डॉक्टर सिर्फ इतने से ही काम नहीं, जापानीज़ के लिए उसको प्योर होना बहुत ज़रूरी था। प्योर का मतलब है कि जो हाना के फादर और मदर थे, मतलब बोथ पेरेंट्स, बोथ फादर एंड मदर, किसके, हाना के, बोथ फादर एंड मदर दे शुड बी जापानीज एज वेल। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक जापानीज हो और कोई किसी दूसरे का कोई और रेस हो, नहीं, उसके फादर के अकॉर्डिंग वो पूरी तरह से जापानीज होनी चाहिए, उसके फादर मदर वो पूरा जो रिलीजन है वो होना चाहिए, तभी उसको एक्सेप्टेंस मिल सकती थी, तभी उसको परमिशन मिल सकती थी उससे शादी करने के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर सदाओ ने थोड़ा सा वेट किया। तो हम देख सकते हैं कि डॉक्टर सदाओ was really given a kind of nourishment that he could not even think about to disobey his father or to hurt the feelings even in his absence. तो उन्होंने बहुत प्रोफेशनली इसको फैल इन लव, मतलब लव इज़ अ काइंड ऑफ चीज़ जो कभी भी कैसे भी कहीं भी हो जाता है, बट उसके लिए भी उन्होंने वेट किया था और उसके लिए भी उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, उसके बाद ही उन्होंने उससे शादी की थी। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally, at an American professor's house. The professor and his wife had been kind people anxious to do something for their few foreign students, and the students through board had accepted his kindness. अब यहाँ पे वो वंडर करते हैं, यहाँ पे ही किसके लिए आया है, डॉक्टर सदाओ के लिए आया है। डॉक्टर सदाओ सोचते हैं, वो थोड़ा सा वंडर करते हैं कि अगर उनको हाना नहीं मिली होती तो वो किससे शादी करते, और हाना से वो कहाँ मिले थे, हाना से बहुत कैजुअल वे में मिले थे, कोई ऐसी प्रॉपर प्लान इस तरह की मुलाकात नहीं थी, बहुत कैजुअल, मतलब एक फॉर्मल बोला चाहे तो वो उससे मिले थे। बाय लक वो उनको मिल गई थी, बाय चांस। वहाँ पे जहाँ पे अमेरिका में वो रहते थे, वहाँ पे एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, तो हम बोल सकते हैं इनका भी थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र है, कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन हाँ अगर बोला जाए कि भाई किस किस का यहाँ पे इंट्रोडक्शन या एड्रेस आ चुका है, तो यहाँ पे अब आता है अमेरिकन प्रोफेसर और उनकी वाइफ का। तो जो अमेरिकन प्रोफेसर थे उनके घर पे वो हाना से मिले थे। जो प्रोफेसर उनकी वाइफ थे वो बहुत काइंड पीपल थे, दे वर वेरी जनरस, बहुत जनरस थे, एंड दे रिमेन वेरी एंक्शियस, ठीक है, एंक्शियस और वी कैन से वरीड अबाउट ऑल द फॉरेनर्स, जितने भी बाहर से पढ़ने आते थे लोग, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे आउट ऑफ द अदर कंट्री, वो उनके लिए थोड़े से चिंतित रहते थे क्योंकि वो अपने घर से दूर रहते थे। तो एक बार उन्होंने सभी जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स थे उनको बुलाया अपने घर। अब सारे लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे थे, बट फिर उसके बाद भी उन्होंने उनकी काइंडनेस की वजह से उनका जो ऑफ़र था वो एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे डॉक्टर सदाओ के लिए बताया जा रहा है कि ही wasn't in this mood to go in at अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, बट उनकी काइंडनेस की वजह से, उनकी जनरोसिटी की वजह से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Hardy's house that night. The rooms were so small, the food was so bad, and the professor's wife was so vulnerable. But he had gone, and there he had found Hannah, a new student, and he had felt he would love her if it were at all possible. अब सदाओ हाना को बताते हैं, ठीक है, अभी भी वो बता रहे हैं, मतलब बाद में अब प्रेजेंट में है तो वो पहले की बात बताते हैं। उन्होंने बताया हाना को कि मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता था प्रोफेसर के घर पे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसके कारण क्या क्या थे, एक तो जो प्रोफेसर के घर थे उसके कमरे बहुत छोटे छोटे थे, जो उनका खाना जिस तरह का वो प्रोवाइड कराते थे बहुत ज़्यादा गंदा था, और प्रोफेसर की जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा वॉल्युएबल थी। वॉल्युएबल इज कॉल्ड टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातें करती थी वो। तो ये 3 कारण थे उनको उनके घर जाना पसंद नहीं था। बट जब वो वहाँ पे बाय चांस उस दिन जाते हैं तो वहाँ पे वो किससे मिलते हैं, हाना से वो मिलते हैं। और हाना को देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि हाँ वो हाना से प्यार कर सकते हैं, उसको आगे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। शी कुड बी हिज बिलवड, बट जब सब कुछ पॉसिबल होगा तो। अब यहाँ पे ऑल पॉसिबल से मतलब है सबसे पहले वो कहाँ से बिलोंग करती है, उसका रिलीजन क्या है, रेस क्या है, ठीक है, उसके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद मतलब एक बहुत प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल वे में उन्होंने सोचा कि हाँ मैं हाना के साथ अपना रिश्ता बढ़ा सकता हूँ। Now he felt her length on his arm and was aware of pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the 2 children, for they had not married heedlessly in America. अब उन्होंने ये फील किया, मीन्स हर हैंड ऑन हिज आर्म। अब यहाँ पे हर हैंड यहाँ पे किसके लिए आया है, हानाज हैंड,
यानी कि ये जो लाइन है वो किसकी है, ये प्रेजेंट की लाइन है, जो बता रहे हैं कि हाना बाहर आई है ना, अभी रात का टाइम है, डॉक्टर सदाओ खड़े हुए हैं बालकनी पे देख रहे हैं, वहाँ पे हाना आई है और उन्होंने अपनी बाहें डॉक्टर सदाओ की बाहें में डाली हैं, तो अब वो फील कर रहे हैं उसके आर्म और अवेयर है जो प्लेजर उनको मिल रहा है, जो हैप्पीनेस उनको मिल रही है, जो खुशी उनको मिल रही है हाना की उनकी लाइफ में आने के बाद, वो उसको फील कर सकते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है उनकी शादी को, बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं, बट अभी भी उनमें जो वार्मथ है, एक अफेक्शन है जो होना चाहिए एक मैरिड लाइफ में, वो अभी भी उनकी दोनों के रिलेशन के बीच में है, क्योंकि उन्होंने जो शादी की थी वो हीडलेसली नहीं की थी। नाउ हीडलेसली आप बोल सकते हो बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देना, ऐसे नहीं किया था। दे बोथ वर एजुकेटेड, कंसिडरेट, ठीक है, बहुत अच्छे से नरिश्ड दोनों थे जब वो स्टूडेंट थे, दोनों ने बहुत सोच समझकर सारी चीज़ें देखकर ही शादी की थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो जो सोच समझकर लिया हुआ जो उनका एक तरह से निर्णय था, वो आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा था, दोनों अपनी शादी से काफ़ी खुश थे। They had finished their work at a school and had come home to Japan. And when his father had seen her, marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. अब यहाँ पे बताया गया है कि जब उन्होंने अपने दोनों ने स्कूलिंग फिनिश कर ली, मतलब कोई भी एजुकेशन पे या किसी भी चीज़ पे उनका इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा उनके रिलेशन का। जब उन्होंने अपनी स्कूलिंग फिनिश कर ली और जब वो घर आए, जापान वापस आए और सदाओ ने अपने फादर से हाना को मिलाया, जब सब कुछ पता चल गया उनको, सब कुछ अरेंज हो गया, सब कुछ सेटल्ड हो गया, तब उनकी ओल्ड जापानीज वे में शादी हो गई थी। अब जो सदाओ और हाना है वो हर चीज़ के बारे में पहले ही बात कर चुके थे एंड वो अभी बिल्कुल एब्सोल्युटली सक्सेसफुल एंड हैप्पी कपल्स लाइफ जी रहे थे। अभी ये प्रेजेंट की ये जो लाइन है वो फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जब बताते हैं कि हाना ने अभी इस तरह से अपने हाथ उसकी बाहों की तरफ डाले हुए और इस तरह से वो अपने चीक जो है वो अपने हाथों पर रखती है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि विच काइंड ऑफ द काइंड ऑफ अफेक्शन दैट दे यूज टू कैरी इन देयर रिलेशनशिप ईयर्स अगो, वो आज भी है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे हमने बताया कि किस तरह से डॉक्टर सदाओ और हाना की एक दूसरे से मुलाकात हुई, किस तरह से उनकी शादी हुई और आज वो बहुत परफेक्टली हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। नाउ it was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He was flung up out of the ocean, flung, it seemed, to his feet by breaker. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arm above his head. Then the curled mist hit him again. अभी बिल्कुल वो दोनों इसी पोजीशन में थे, दोनों बहुत एकदम साथ साथ खड़े हुए थे, सामने की तरफ देख रहे थे टुवर्ड्स द ओशन, जहाँ पे बहुत फोगी इन्वायरमेंट था। तभी अचानक से ऐसा लगता है उनको कि कुछ ब्लैक सा निकल कर आ रहा है उस फोग में, जो फोग मिस्टी एनवायरनमेंट था उसमें से कुछ निकल कर आ रहा है। एंड फ्लंग इज कॉल्ड, ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ जंप किया, मतलब अचानक से कोई उछल कर वहाँ पर निकला है, ओशन की मिस्ट से निकला, दोबारा से उछला, उसको उनको दिखाई दिया और उसके जो पैर हैं वो ब्रेकर यानी कि वो ब्रेक लगा लग के पॉज से चल रहा है। कौन था ये? एक मैन था। मतलब उनको जो एक ब्लैक फिगर दिखाई दिया अचानक से आता हुआ, उनको ऐसा लगा कि कोई आ रहा है और वो जो आदमी था जो ब्लैक शेडो में था वो रुक रुक कर चल रहा था। ही स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का मतलब होता है जब अनकंट्रोल्ड वे में आप चलते हो, ठीक है, जब आप बैलेंस नहीं होता है, मतलब आप थी या तो यू आर ड्रंक, देन यू आर स्टैगरिंग, इफ यू आर वेरी वीक, वेरी हंग्री और इफ यू आर इंजर्ड बैडली। तो वो जो फिगर था वो ऐसे ही लड़खड़ा कर चल रहा था, थोड़े स्टेप उसने आगे चला और उसके बाद जो उसकी बॉडी आउटलाइन थी वो दोबारा से मिस्ट में छुप गई और उसके जो आर्म्स थे वो उसके हेड के ऊपर थे। फिर से वो जो कर्ल्ड इज कॉल्ड कवर्ड, यहाँ पे क्या आया है? कवर्ड आया है, मतलब वो थोड़ी ही दूर चला, उसके बाद फिर से जो फोग था उसने उसकी जो पर्सनालिटी थी, जो फिगर था, उसको फिर से कवर कर लिया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब वो दोनों साथ में खड़े हैं तभी वो दूर से ओशन में उनको कोई मैन की शेडो दिखाई देती है जो लड़खड़ा कर चल रही है और जो बीच की तरफ आ रही थी, लेकिन बार बार फोग की वजह से वो धुंधली होती जा रही थी।
Who is that? Hannah cried. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. अभी जैसे ही उसने देखा तभी हाना ने एकदम से चिल्लाया, ये कौन है? और हाना जिसने अभी डॉक्टर सदाओ के हाथ पे अपना बाहों पे अपना हाथ रखा हुआ था अचानक से वो अपना हाथ छुड़ाती है एंड लीन्ड इज कॉल्ड आगे की तरफ झुकना, आगे की तरफ झुकती है रेलिंग पकड़ के। अरे ये कौन है? मतलब देखने के लिए, क्लियर देखने के लिए। वो लोग बरामदे में खड़े हुए थे, रेलिंग पकड़ के आगे की तरफ झुकते हैं जिससे कि उनको साफ दिखाई दे कि कौन है। और उन्होंने फिर से उसको देखा, मतलब जैसे ही वो आगे झुके उनको फिर से वो फिगर दिखाई देता है। The man was on his hands and knees crawling. Then they saw him fall on his face and lie there. A fisherman perhaps, Sadao said, washed from his boat and ran quickly down the step. अब वहाँ पे जो आदमी खड़ा हुआ था वो फिर से जो मैन था वो वहाँ पे अपने हाथों पे चल रहा था और घुटनों के बल रेंग रहा था। मतलब he was not having this much of strength to stand properly and to walk properly, तो वो नीचे रेंग कर चल रहा था। तो यहाँ से पता चलता है कि हाँ वो आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा घायल है, वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अच्छे से चल सके। अब सदाओ ने उसको देखकर अचानक से कहा कि हो सकता है ये कोई फिशरमैन हो, क्योंकि वहाँ पे कोस्टल एरिया था, काफ़ी सारे मछुआरे रहते थे। तो उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कि कोई भी अपनी बोट से washed from इज कॉल्ड, हो सकता है वहाँ से अपनी बोट से बिछड़ गया हो, गिर गया हो, ठीक है, या उसकी बोट कहीं पे छूट गई हो, मिस कर दी हो, कोई भी उसके साथ एक्सीडेंट हो सकता था कि वहाँ से अपनी बोट से वो बिछड़ कर यहाँ पर आ गया है, इसलिए वो तुरंत वहाँ पर उसके पास पहुँचे। यहाँ पे ही किसके लिए आया है? सदाओ के लिए आया है कि जैसे ही उन्होंने देखा कि हाँ अब उनको क्लियर फिगर दिखाई देने लगा था तो वो दोनों उसकी तरफ गए। And behind him, Hannah came, her white sleeves flying. A mile or two away on either side, there were fishing villages. But there was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. The surf beyond the beaches was spiked with the rocks. Somehow, the man had managed to come through them. He must be badly torn. और उसके पीछे पीछे, किसके पीछे? मतलब सदाओ के पीछे पीछे हाना भी आ गई। उसकी जो बड़ी सी लंबी सी स्लीव्स थी वो फ्लाई कर रही थी जब वो भाग रही थी। हाओरी में देखो आप, जो मैंने दिखाया था, बहुत लंबी लंबी सी स्लीव्स होती हैं, इस तरह का जो गारमेंट्स होता है। तो जब वो भाग रही थी तो उसकी जो स्लीव्स थी वो उड़ रही थी हवा में। और जैसे ही जो डॉक्टर सदाओ थे उसके पास गए तो वहाँ पे अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि वो जो कोस्टल एरिया था वहाँ पे इधर उधर थोड़ा ही 1 या 2 मील की दूरी पे क्या था, वहाँ पे फिशिंग विलेज था। फिशिंग विलेज इस कॉल, वहाँ पे लोग रहते थे, फिशरमैन, जो मछलियाँ पकड़ते थे, वो उनका लिवलीहुड था, वो उनका प्रोफेशन था। तो उनको लगा होगा कि वहाँ से ही कोई हो सकता है, विलेज से कोई फिशरमैन हो, वहाँ का ही हो जो वहाँ पर आ गया था। अब बेयर एंड लोनली कोस्ट, बेयर इज कॉल्ड अनकवर, ठीक है। वो उस टाइम जैसे मैंने बताया जो शुरू में हुआ था कि ये रात का टाइम था, तो रात के टाइम पे बीच में कौन आएगा? बेयर। जो बीच था वो बिल्कुल खाली था और एकदम लोनली था, कोई भी वहाँ पर नहीं था। और वो जो बीच था वो किससे भरा हुआ था? डेंजरस रॉक्स से भरा हुआ था। डेंजरस किस सेंस में? मतलब कहीं भी कोई भी छोटा सा रॉक था जो बहुत ज़्यादा नुकीला था, अलग अलग जगह पे जो रॉक्स थे वो बिखरे हुए थे। जो सर्फ थी, सर्फ इज कॉल्ड, जो इस तरह का फोम होता है, साइड में देखा होगा आपने, जो फॉर्म होता है, वो जो सर्फ थी बियॉन्ड द बीच, वो जो थी वो स्पाइक्ड विद रॉक्स, ठीक है। अब जब सर्फ है पूरे में इस तरह से फेना फैला हुआ है, अगर इस तरह से वेव्स का जो सर्फ है, वाइट वाइट जो होता है, बबल्स, बहुत सारे बबल्स जैसा होता है, उसके नीचे अगर कुछ होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो कोस्टल एरिया था वहाँ पे पूरे में रॉक्स बिखरे हुए थे। और वो कैसे थे? वो डेंजरस स्पाइक्ड थे। स्पाइक्ड इसको बहुत ज़्यादा नुकीले नुकीले जो रॉक्स थे, बड़े छोटे लंबे और बहुत ज़्यादा नुकीले नुकीले जो रॉक्स थे वो फैले हुए थे सर्फ के अंदर। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि उनको आप देख नहीं सकते, अगर आप चलोगे तो आपको बहुत संभाल के चलना पड़ेगा, अदरवाइज यू कुड गेट हर्ट। वहाँ पे ये बताया गया है किसी तरह से उन्होंने वहाँ पर द मैन हैड मैनेज टू कम देयर। जो मैन था यहाँ पे, ये मैन किसके लिए आया है? वही शैडो मैन के लिए आया है, जो उन्होंने उसकी शैडो देखी थी कि किसी तरह से वो जो शैडो मैन था उसने वहाँ तक आ गया था, कैसे भी कि उसने मैनेज कर लिया था। बट डॉक्टर सदाओ को ये समझ में आ गया था कि वो बहुत बुरी तरह से टॉर्न है। नाउ टॉर्न आप बोल सकते हो यहाँ पे इंजर्ड। उसकी हालत देख के ही ये लग रहा था कि वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है, घायल है।
They saw one, they came towards him, and indeed it was so. The sand on the one side of him had already had a stain of the red soaking through. अब जैसे ही वो उनके पास आए वो बिल्कुल वही हुआ. That indeed is called truly. मतलब जो उन्होंने सोचा था वही बिल्कुल वैसा ही हुआ. जहाँ पर वो लेटा हुआ था उसकी एक तरफ की जो सैंड थी, अगर इस तरह से लेटा हुआ है तो उसकी एक तरफ की सैंड पे ब्लड के बहुत सारे स्पॉट्स पड़ गए थे. ठीक है, स्टेन्स इज कॉल्ड, रेड ऑफ स्टेन इज कॉल्ड स्पॉट. ठीक है, ब्लड के स्पॉट्स पड़ गए थे, मतलब वो इतना ज़्यादा घायल था कि वो जिस तरफ लेटा हुआ था वहाँ की जो पूरी सैंड थी वो पूरी लाल हो गई थी. He is wounded, Sadao exclaimed. He made haste to man who lay motionless, his face in the sand, and old cap stuck to his head soaked with the sea water. He was in the wet wrecks in the garment. Sadao stopped Hannah at his side and turned the men's hat. They saw the face. अभी सदाओ ने जैसे ही उसको देखा उसने कहा कि he is wounded. Wounded is called, ये कैसा है, ये injured है, इसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है. लेकिन उन्होंने देखा कि उसके जो फेस था, मेक हेस्ट इज कॉल्ड क्विकली. ठीक है, बहुत जल्दी से वो उसके पास गए, उन्होंने देखा कि हाँ ये घायल है. और जो शेडो था, जो मैन था, वो कैसा था, मोशनलेस था, मतलब कोई भी उसमें हिलना डुलना किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था. उसका जो फेस था वो सैंड में पड़ा हुआ था. उसकी जो ओल्ड कैप थी एक उसने लगाई थी वो स्टक थी, यानी कि वो चिपकी हुई थी उसके सिर से. और उसका जो हेड था वो सोक्ड हो गया था सी वाटर में, मतलब वो जो कैप था उसमें पानी चला गया था और उसकी वजह से जो कैप थी वो उसके सिर से अटैच हो गई थी, स्टक हो गई थी. और वो किस में था, वो रैग्स में था. रैग्स ऑफ द गार्मेंट, गार्मेंट्स मतलब कपड़े और रैग्स मतलब फटे हुए. ठीक है, पुराने फटे हुए. ऐसा लग रहा था कि उसके जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा, अब वो खुद ही इतना ज़्यादा इंजर्ड था, इतनी तरह से स्टैगरिंग करते हुए आया था, धक्का खाते हुए आया था, तो उसके जो कपड़े थे वो फट गए थे. सदाओ रुका और जो हाना थी उसके साथ में वो टर्न होती है उसके मैन के हेड की तरफ और फिर वो उसका फेस देखते हैं. मतलब वो दोनों अब उसके पास आ गए हैं. नाउ दे बोथ वर एबल टू सी हिज फेस. A white man, Hannah whispered. Yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut. And upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. जैसे ही उन्होंने फेस देखा, हाना तुरंत whispered, is called speak in low voice. ठीक है, लो साउंड. या धीरे धीरे वो बोलती है कि भाई ये तो एक वाइट मैन है. जैसे उन्होंने देखा तो सदाओ ने भी कहा कि हाँ ये एक वाइट मैन है. और उसकी जो वेट कैप थी, ये भीगी हुई जो कैप थी वो एक तरफ गिर गई और वहाँ से उसके दिखाई दिए येलो कलर के बाल. बहुत लंबे लंबे बाल थे, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी हफ्तों से उसने बाल नहीं कटाए हैं. और उसका जो फेस था वो यंग था, यानी कि वो जो मैन था वो काफ़ी यंग था, लेकिन उसका जो फेस था वो कैसा लग रहा था, टॉर्चर्ड लग रहा था. टॉर्चर्ड इज कॉल्ड, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा है. ठीक है, तो बीटन लग रहा था, बहुत ज़्यादा पीटा हुआ वो लग रहा था. उसके बाद उसकी फेस पे क्या थी, येलो बियर्ड, यानी कि येलो कलर के बाल थे उसके, येलो कलर की बियर्ड थी. इस तरह के जो वाइट लोग होते हैं जिनके येलो कलर के बाल, येलो कलर की बियर्ड होती है, इनको ब्लॉन्ड बोला जाता है. ठीक है, अब ही वॉज अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस इज कॉल्ड ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस. तो वो अपनी सेंसेस में नहीं था, मतलब उसे होश नहीं था कि वो कहाँ है और वो कहाँ है, क्या कर रहा है, लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था. Now Sadao remembered the wound, and with his expert finger he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. The flesh was blackened with the powder. Sometime not many days ago, the man had been shot and had not been tended. It was bad chance that the rock had struck the wound. अब यहाँ पर सदाओ को याद आया कि अगर ये घायल है तो इसको कहीं ना कहीं चोट ज़रूर लगी होगी. तो सदाओ ने उसकी पूरी जो बॉडी थी उसको अच्छी तरह से एग्जामिन किया. अभी जो उनकी एक्सपर्ट फिंगर थी वो उसकी पूरी तरह से बॉडी को देखने लगती हैं, चेक करने लगती हैं, तभी उनको पता चलता है कि उसके राइट साइड में और पीछे लोअर बैक की तरफ वहाँ पे उनको एक गन का इंजरी मिलता है जो कि खुल गया था. ठीक है, एक गन शॉट उसको लगा था. ये राइट साइड है हमारा और यहाँ पे लोअर बैक, ये जो हमारा बैक है इसमें लोअर साइड में, यानी कि टुवर्ड्स द साइड ऑफ किडनी, वहाँ पर उसको एक गन शॉट मिला सदाओ को जो कि खुल गया था और वहाँ से फ्लैश
ब्लड निकल रहा था, ठीक है, वहां से फ्रेश ब्लड निकल रहा था। और जो फ्लैश है, फ्लैश का मतलब होता है जो बॉडी मास है, जो बॉडी मास है वो ब्लैकन हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो जब उसको गोली लगी होगी तब गोली का जो घाव था उसको ठीक करने के लिए, उसको छुपाने या भरने के लिए कुछ ब्लैक कलर का पाउडर लगाया गया था। तो उसको वहाँ पे जो घाव दिखा था, जो गन का घाव दिखा था, वो खुल गया था। और वहाँ पर जो घाव था वो कैसा हो गया था, ब्लैकन हो गया था। उसको कुछ ब्लैक पाउडर वहाँ पर मिला। अब यहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत दिनों पहले नहीं उसको जो है मैं आदमी को गोली लगी है, और उसकी अच्छी तरह से स्टैंडर्ड इज कॉल्ड टू टेक केयर, ठीक है, केयर ऑफ या लुक आफ्टर, उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की गई थी। और यहाँ पर बताया गया था कि ये एक बैड चांस था कि जो रॉक थी जब वो आ रहा था तो स्ट्रक इज कॉल्ड कोलाइड, ठीक है, कोलाइड विद आप बोल सकते हो टकरा जाना, ठीक है। तो कोलाइड विद जब वो आ रहा था तो वो जो गन का जो घाव था वो दोबारा कैसे खुल गया कि वो इस तरह से जब अनस्टेडी, इतना ज़्यादा कमज़ोर और घायल था तो वो टकराते हुए आ रहा था, तो उसकी जो घाव था उसमें कोई रॉक, नुकीली रॉक कोई लग गई थी, जिससे कि वो जो उसका जो इंजरी था वो दोबारा से खुल गया था और वहाँ से ब्लड वापस से बह रहा था, लेकिन जो फ्लैश था वो ब्लैक हो गया था। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या जाना कि अभी डॉक्टर सदाओ और हाना दोनों ही बीच पर थे, दोनों ने उसको देखा, उनको पता चला ये एक वाइट मैन है। डॉक्टर सदाओ ने जब एग्जामिन किया उनको पता चल गया कि इसके लोअर बैक में एक गन शॉट लगा हुआ है जिसपे कुछ ब्लैक पाउडर उनको मिला, बट वो गन शॉट लगने के बाद भी उसको अच्छे से टेक केयर नहीं किया गया। इस और जो गन शॉट था वो काफ़ी दिन पुराना था, उसको गोली अभी नहीं लगी थी, थोड़े दिन पहले लगी हुई थी, बट अभी किसी रॉक की वजह, टकराने की वजह से वो जो घाव था वो दोबारा से खुल गया था। Oh, how is he bleeding? Hannah whispered again in the solemn voice. The mist screened them now completely, and at this time of the day no one came by. The fisherman had gone home, and even a chance of beachcombers would have considered the day at an end. अब यहाँ पर जो हाना है वो अचानक से बोलती है कि किस तरह से उसके खून निकल रहा है। वो जो आदमी था उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि वो जो पुराना घाव था वो फिर से जो था खुल गया था रॉक के टकराने की वजह से, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। अब वो बहुत सोलम वॉइस में बोलती है, सोलम इज कॉल्ड बहुत ग्रिम, बहुत सीरियस, उसको थोड़ा सा दुख हो रहा था उसको देखकर, तो वो बोलती है कि किस तरह से इसके खून निकल रहा है। अब जो फोग था वहाँ पे, जो फोग के बीच में खड़े हुए थे, उस फोग ने उन सभी को स्क्रीन कर लिया था, स्क्रीन इसको कवर कर लिया था। मतलब अगर दूर से कोई अगर देखेगा तो उनको बीच पर कोई भी दिखाई नहीं देगा, बट वहाँ पर बीच पर 3 लोग थे, सदाओ, हाना और वो मैन, लेकिन मिस्ट ने उन लोगों को पूरी तरह से कवर कर लिया था। अब ये नाइट का टाइम था, डे का टाइम नहीं था, तो कोई भी वहाँ पर आया नहीं था, किसी भी तरह की कोई भी वहाँ पे हलचल नहीं थी, ना कोई फिशरमैन था वहाँ पर और ना कोई बीच कॉम्बर था। फिशरमैन के होने का चांस ही नहीं होता क्योंकि रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, उस टाइम पर किसी का भी कोई भी काम नहीं होता। नाउ बीच कॉम्बर्स आर द पर्सन हु आर कलेक्टिंग द वैल्यूएबल थिंग, यूनिक थिंग्स दैट आर फाउंड एट द कोस्टल एरिया एंड देन दे सेल देम इन द मार्केट। तो ये बीच कॉम्बर्स का काम होता है, घूमते रहते हैं और जो भी उनको नई पुरानी किसी भी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं रिलेटेड टू कोस्ट, वो उसको इकट्ठा करते हैं और फिर मार्केट में सेल कर देते हैं। तो उसके लिए भी रोशनी चाहिए, वो भी दिन के टाइम पर आते हैं। तो इस टाइम पर बीच पर कोई भी नहीं था, बस वो 3 लोग थे, क्योंकि ये डे का एंड था, नाइट थी और पूरी मिस्ट जो फोग था उसने उन तीनों को अच्छे से कवर कर लिया था। What shall we do with this man? Sadao muttered, but his trained hands seemed of their own will be doing what they could to stanch the fearful bleeding. He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. अब जो सदाओ था उसने कहा क्या करें भाई, इस आदमी का जो मिल गया है, अब हम क्या करें इस आदमी का। अब जो उनके ट्रेंड हैंड्स थे वो उनको जो वूंड थी उसकी सीवियरिटी अच्छे से पता चल गई थी, बिकॉज द मैन वॉज फियर्सली ब्लीडिंग, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी उस टाइम पे, फियरफुल ब्लीडिंग हो रही थी एंड वो रुक नहीं रही थी, ठीक है, कुड टू स्टैंच द फियरफुल। अब वो उसको ये डर लग रहा था कि इतनी जो ब्लीडिंग हो रही है इसको मैं कैसे बंद करूँ, ठीक है, इसको कैसे कवर करूं जो थोड़ी देर के लिए ब्लीडिंग होना रुक जाए, अदरवाइज तो ये मर जाएगा। अभी उन्होंने को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, वहाँ पर स्ट्रूड इज कॉल्ड बिखरे हुए थे, स्कैटर्ड, ओके, स्प्रेड, बहुत सारे सी मॉस बिखरे हुए थे। सी मॉस इज कॉल्ड, आपने देखा होगा जो पानी के आसपास जिस तरह की घास, ठीक है, थोड़े से पानी में आप बीच में हाथ डालोगे तो आपको घास
दिखाई देगी उस तरह की, तो उसको सी मॉस बोला जाता है। तो वो पोरस नहीं होती है, अगर उसको लगा दिया तो एक तरह से कवर बन जाएगा। अगर वो हम डॉक्टर सदाव ने वो लिया थोड़ा सा सी मॉस और वो उसके जो वुंड था उस पर लगा दिया, जब वो लगा रहे थे तो मोन इज कॉल्ड, थोड़ा सा चिल्लाना, जैसे हम कराते हैं, ठीक है, पेन की वजह इस तरह से कराते, तो उसको दर्द हो रहा था, उसको जो मैन था वो दर्द की वजह से चिल्ला रहा था। किसमें? अपने स्टूपर में। स्टूपर इज कॉल्ड, एज ऑलरेडी टोल्ड, द मैन वॉज अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस था, वो अपने होश में नहीं था, वो अपनी बेहोशी की हालत में थोड़ा सा चिल्ला रहा था, उसको दर्द हो रहा था, लेकिन वो जग नहीं रहा था, उसकी हालत नहीं थी कि वो खड़ा हो सके, वो जग नहीं रहा था, बट जो उसकी हालत थी, तो यहाँ पे डॉक्टर सदाव ने उसका जो घाव था उस पर थोड़ा सा सी मॉस लगा दिया, जिससे कि जो ब्लीडिंग थी वो थोड़ी सी रुक जाए। The best thing that we could do be put him back in the sea, Sadav said, answering himself. Now that the bleeding was stopped for a moment, he stood up and dusted the sand from his hand. Yes, undoubtedly, that would be best, Hannah said steadily. But she continued to stare down at motionless man. अब यहाँ पे डॉक्टर सदाव ने कहा कि भाई ये एक लग रहा है कि भाई ये जो भी है, डॉक्टर सदाव के अकॉर्डिंग हमको तुरंत इसको वापस पानी में भेज देना चाहिए, मतलब जहाँ से ये आया है वहीं पे दोबारा फेंक देना चाहिए। हाना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाना ने भी कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये जहाँ से आया है बिना मीन्स जो ब्लीडिंग है वो थोड़ी सी रुक गई थी, तो उनको लगा कि हाँ चलो ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, तो ये जहाँ से आया है उसको वहीं पे भेज देना चाहिए। हाना ने पूरा तरह से उसका समर्थन किया, उसने कहा कि हाँ अनडाउटेडली भाई इसको वहाँ पर भेज देना चाहिए। लेकिन हाना की नज़र जो थी वो उस पर से नहीं हट रही थी, हाना कॉन्टिन्यूसली उसको देखे जा रही थी, वो बात कर रही थी सदाव से, लेकिन उसकी नज़र उस पर थी कि किस तरह से, किस पोजीशन में वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। उन्होंने डिसीजन लिया था कि दोबारा से इसको पानी में फेंक देना चाहिए। If we sheltered a white man in a house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Sadav said. The kindest thing would be to put him back into the sea, Hannah said, but neither of them moved. They were staring with the curious repulsion upon the inert figure. अब यहाँ पर डॉक्टर सदाव कहते हैं कि देखो, अगर हमने इस मैन को शेल्टर दिया, अगर हम इसको अपने घर लेकर गए, तो मान के चलो कि एक वाइट मैन को हम घर लेकर गए हैं जो हमारा एनिमी रिगार्ड होता है, हमको श्योरली ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अगर हम इस प्रिजनर की तरफ टर्न नहीं करते हैं, मतलब अगर हम इस प्रिजनर की साइड नहीं लेते हैं, तो ये श्योर ही मर जाएगा, सदाव ने कहा। कि अगर हम घर लेकर जाते हैं तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक वाइट मैन को शेल्टर दिया है, क्योंकि उस टाइम पे जापानीज एंड अमेरिकन वो रिगार्डेड एज एनिमी, ठीक है। और अगर हम इसकी तरफ नहीं करते, इसकी टेक केयर नहीं करते हैं, तो ये मर जाएगा। अब यहाँ पर वो बोलते हैं, हाना कहती है कि भाई सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट थिंग यही होगी कि वापस से हम इसको सी में छोड़ दें, पानी में छोड़ दें। बट दोनों ही में से ही कोई भी नहीं हिल रहा था। उसने कहा कि भाई चलो इसको पानी में फेंक दें, हाना ने कहा कि हाँ चलो इसको वापस फेंक दें, बट दोनों ही खड़े हुए थे, दोनों ही उसको कॉन्टिन्यूसली देख रहे थे। नीदर ऑफ दैम वर मूविंग, कोई भी नहीं मूव कर रहा था, लेकिन एक तरह की रिपल्शन थी, एक तरह की डिसलाइकनेस थी उसके लिए, जिससे कि वो इस तरह की बातें कर रहे थे। और अपॉन द इनर्ट फिगर, इनर्ट आप बोल सकते हो, दैट फिगर वाज नॉट स्टेयरिंग एनीवन और मूविंग, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था उस फिगर में। हाँ वो जिंदा था, बस इतना था, लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो दोनों ने डिसाइड किया कि भाई इसको वापस पानी में फेंक देना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। What is he? Hannah whispered. There is something about him that looks American, Sadav said. He took up the battered cap. Yes, they're almost gone, was the faint lettering. A sailor, he said, from an American warship. He spelled it out, US Navy. The man was a prisoner of war. Now, अब हाना ने कहा कि लेकिन ये है कौन? अगर हमने इतना सब कुछ डिसाइड कर लिया है, लेकिन ये है कौन? कुछ तो होगा इसके बारे में जो हमको बता सके, और ये अमेरिकन लग रहा है, तो हम कुछ तो होगा जो इसके बारे में जान सकते हैं, सदाव ने कहा। और उसके बाद जो वहाँ पर उसकी बैटर्ड कैप पड़ी थी, जो भीगी हुई फटी हुई जो उसकी कैप पड़ी थी, उन्होंने उसको उठाया और उन्होंने कहा कि भाई इसको फेंट लेटरिंग, फेंट आप बोल सकते हो, थोड़ी सी ब्लर, ठीक है, ब्लर लेटरिंग थी, बहुत क्लियर नहीं थी। लेटरिंग इज कॉल्ड, उस पर क्या लिखा हुआ था, अल्फ़ाबेट्स जो लिखे हुए थे, तो वो देखते हैं और वो पढ़ते हैं, और तब उनको पता चलता है कि ये उस पर क्या लिखा हुआ था। यस, ऑलमोस्ट एज अ सेलर, ही सैड, उसने कहा कि ये तो एक सेलर है। सेलर इस कॉल्ड, जो नाविक होते हैं, जो शिप लेकर जाते हैं, तो वो लोग कैप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये सेलर है और एक अमेरिकन वॉरशिप से बचकर आया है। और उसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उसकी जो कैप थी उस पर लिखा हुआ था US
नेवी, ठीक है। ये देखो लिखा है यूएस नेवी, ये मिरर इमेज लगी हुई है जिससे उल्टा दिखाई दे रहा है, यूएस नेवी लिखा हुआ था, यानी कि ये जो मैन है वो कौन है, प्रिजनर ऑफ द वॉर। उसको समझने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगी कि अभी जापान और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है, बिल्कुल ही सर्टेनली ये मैन वहां से बचकर आया है। ही वॉज इन प्रिजन, captured by the Japanese, but anyhow that man had managed to sneak out from there, run away from there, and he is here now, escaped. किसी तरह से वो वहाँ से बचकर आ गया है। He has escaped, Hana cried softly, and that is why he is wounded. In the back, Sadao agreed. They hesitated, looking at each other. Then Hana said with resolution, "Come, are we able to put him back into the sea? If I am, are you?" Sadao asked. No, Hana said, but if you can, do it alone. अब हाना ने कहा कि भाई हाँ ये बचकर आया है, हाना ने धीरे से बोला, और उसके बाद ये बचकर आया है इसीलिए ये घायल है। अब उनको समझ में आ गया था कि उसकी जो इंजरी की जो रीज़न था वो उसको समझ में आ गया था कि भाई हाँ दोनों की लड़ाई हो रही थी, एंड ही वॉज फ्रॉम द अमेरिकन आर्मी और अमेरिकन नेवी, वन ऑफ द सोल्जर्स, और वो उसको दुश्मनों ने घायल किया था, वो दुश्मनों से बचकर वापस आया था। सदाओ अग्री किया कि हाँ उसको कहाँ चोट लगी है, बैक में चोट लगी है, लेकिन दोनों लोग हेजिटेट हो रहे थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जो हाना थी उसने रेजोल्यूशन से कहा, रेजोल्यूशन इज कॉल्ड फर्म बिलीफ या डिटर्मिनेशन से कहा, बहुत कॉन्फिडेंट होकर कहा कि भाई क्या हम लोग इसको वापस पानी में फेंकने के काबिल हैं, मतलब हम फेंक सकते हैं क्या, हम ऐसा कर सकते हैं। तो सदाओ ने कहा कि इफ़ आई एम एबल आर यू, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर मैं कर सकता हूँ तो क्या तुम कर सकती हो। हाना ने कहा कि नहीं भाई मैं तो नहीं करूँगी, आई विल नॉट टच दिस मैन, यू हैव टू डू इट अलोन, तुमको अकेले करना पड़ेगा। तो अभी भी यहाँ पर दोनों लोग इसी बात पर फर्म है कि इसको वापस पानी में फेंक देना चाहिए, लेकिन अब उनको पता चल गया है कि ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर है। Sadao hesitated again. The strange thing he said that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded. अब सदाओ दोबारा से थोड़ा सा हिचकिचाता है, जब हाना कहती है ना कि भाई तुम उठाओ उसको फेंक दो अकेले, अब सदाओ फिर से हिचकिचाता है, वो कहता है कि भाई कोई स्ट्रेंज थिंग नहीं है, उसने कहा, क्योंकि ये जो पूरा मैन है अगर ये पूरा होता, होल आप बोल सकते हो हेल्दी, ठीक है, हेल्दी नहीं, अगर ये अपनी कॉन्शियसनेस में भी होता या इन सेंसेस भी होता, अगर अपने होशो हवास में भी होता तो भी मैं इसको पुलिस के हवाले कर देता, अगर मुझे कोई वाइट मैन मिलता। क्यों? क्योंकि जो वाइट मैन है वो हमारे एनिमी है। अमेरिका के जितने वाइट लोग हैं वो सब हमारे एनिमी हैं, लेकिन ये जो है ये एक कॉमन फेलो है, ये कोई स्पेशल नहीं है हमारे लिए। और अगर हम इसके फुलिश फेस की तरफ देखें तो ये भी एक हमारा एनिमी है, ठीक है। वो इस तरह से बोलते हैं कि इसके फुलिश फेस यानी कि यंग फेस की तरफ देखें तो ये वाइट मैन है, ये हमारा एनिमी है, लेकिन ये घायल है। ये कैसा है? घायल है। तो यहाँ पे डॉक्टर सदाओ का हेजिटेशन किस वजह से है? बिकॉज दैट मैन वॉज बैडली इंजर्ड. You also cannot throw him back to the sea, Hana said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. But the servant Sadao inquired. उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब हाना को ये अच्छे से समझ में आ गया था कि सब कुछ जानने के बाद भी सदाओ हिचकिचा रहा था, हेजिटेट कर रहा था उस आदमी को दोबारा से पानी में छोड़ने के लिए। तभी हाना ने कहा कि ठीक है तो हम एक काम करते हैं कि हम अपने इसको घर लेकर चलते हैं। अब सदाओ ने कहा तो सर्वेंट्स का क्या करेंगे? अगर हम लोग इसको घर लेकर जाएंगे तो नौकर अगर पूछेंगे तो हम उनसे क्या बोलेंगे? We must simply tell them that we intend to give him to the police. As indeed we must, Sadao, we must think of the children and your position. It would endanger of all us if we did not give this man over as prisoner of the war. Certainly, Sadao agreed. I would not think of doing anything else. अब यहाँ पे वो बताती है कि भाई जब वो बोलते हैं तो उसने कहा कि ठीक है हम दोबारा से बोल देंगे। सदाओ ने कहा नौकरों से क्या कहेंगे? तो उसने कहा कि हम कह देंगे भाई कि हमारी पूरी मर्जी है, ठीक है। वी इंटेंट मतलब वी अग्रीड, हम इसको लेकर आए हैं लेकिन हम इसको पुलिस के हवाले ही करेंगे। तब सदाओ ने कहा हाँ भाई ट्रूली हम इसको पुलिस के हवाले ही करेंगे, क्योंकि हमको अपने बच्चों के बारे में और तुम्हारी पोजीशन के बारे में भी सोचना है। हाना ने क्या बोला कि भाई जिस पोजीशन पे तुम हो, हमारे बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर है, सब कुछ हमको देखना है।
तो ये हमारे लिए एक डेंजर हो सकता है अगर हमने इस मैन को पुलिस को नहीं दिया। ये कौन है? एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, मतलब ये हमारा एनिमी है। इफ वी हैड नॉट गिवन हिम टू द पुलिस देन इट कुड बी अ डेंजर फॉर अस, ऑल ऑफ अस, फॉर अ फ्यूचर। सदाओ ने बिल्कुल कहा, हाँ बिल्कुल सही तुम कह रही हो, मैं भी ऐसा करने की नहीं सोच सकता। मतलब मैं भी यही सोच रहा था कि मैं उसको घर लेकर जाऊंगा, लेकिन उनसे क्या बोलूंगा कि इसको पुलिस के हवाले करने हम आए हैं। Thus agreed together, they lifted the man. He was very light like a fall and had been half starved for a long time until it is only feathers and the skeleton. So his arm hanging, they carried him up the steps into the side of the door of the house. This door opened into a passage, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. It had been the bedroom of Sadao's father, and since his death it had not been used. तो अब उन दोनों ने डिसाइड कर लिया था, डिसीजन हुआ कि वो इस आदमी को घर लेकर जाएंगे। फिर उन्होंने उस आदमी को अपने ऊपर, दोनों ने अपने कंधों पर, हाथों पर उठाया, और वो जो आदमी था वो कैसा था? बहुत ही हल्का, एकदम उन्होंने लिफ्टिंग स्कॉल उठाया, वो बहुत ही हल्का था, लाइक अ फोल। फोल इज कॉल्ड अ कॉक और अ हैन। जैसे एक मुर्गा छोटा सा होता है, वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। हाफ स्टार्व्ड इज कॉल्ड हाफ ईटन, ठीक है। हाफ ईटन या कोई भी जो फूड है उसने भर पेट खाना नहीं खाया है बहुत दिनों से। ऐसा लग रहा था कि उनके हाथों में बस कुछ पंख हैं और एक स्केलेटन है जिसके ऊपर पंख लगे हुए हैं। तो वो जो यंग मैन था उसका वजन बहुत ज़्यादा नहीं था, इसीलिए दोनों अपनी बाहों पर उठाकर आराम से उसको ले जा रहे थे और उसको कहाँ लेकर गए? टुवर्ड्स स्टेप्स, सीढ़ियों की तरफ लेकर गए, जो कि उनके जो मेन डोर था उसके साइड की तरफ जो सीढ़ियाँ थी। ये जो डोर था वो कहाँ ओपन होता था? एक पैसेज में, एक लॉन्ग पैसेज था जहाँ से वो गए, और उसके बाद वो जो पैसेज था वो नीचे की तरफ जाता था। किसमें? एक एम्प्टी बेडरूम। मतलब वहाँ पे उनके जो मेन गेट था उसके पास एक पैसेज था, उससे नीचे गए, वहाँ पे एक खाली बेडरूम था जो कि बेडरूम हुआ करता था सदाओ के फादर का। मतलब अब सदाओ के फादर नहीं है, सदाओ फादर वाज ऑलरेडी डाइड, तो उनके बेडरूम में वो उसको लेकर जाते हैं। जब से उनकी डेथ हुई है तब से ये जो बेडरूम था किसी ने भी यूज़ नहीं किया था। तो अभी उन्होंने क्या डिसाइड किया? उसको घर लेकर आए हैं, लेकिन उसको मेन अपने गेट से और मेन घर के कमरे में नहीं लेके गए, वो एक पैसेज में लेकर गए जो कि नीचे की तरफ था, और वहाँ पर डॉक्टर सदाओ के फादर रहा करते थे। लेकिन जब से उनकी डेथ हुई थी वो जो बेडरूम था वो अनयूज्ड था।